नमस्कार। सिटी चैनल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना नमस्कार कहता हूं। मित्रों, हमारी इस नियमित स्वास्थ्य विषयक चर्चा हेल्थ केयर में हमारी ओर से भरसक प्रयत्न होता है कि हम हमारी शारीरिक समस्याओं से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाएं और आपके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो फीडबैक मिल रहा है वह काफ़ी उत्साहवर्धक है। आज हम उस समस्या को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिसमें कुछ दुर्भाग्यशाली बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें रक्त संबंधी इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनके शरीर में उनका रक्त बहुत देर तक नहीं रहता और इसके लिए न वे खुद जिम्मेदार है बल्कि यह बीमारी उन्हें आनुवांशिकता यानी पिछली पीढ़ी से मिली है। पिछली पीढ़ी को भी इसलिए बहुत ज़्यादा दोषी नहीं ठहरा सकते कि शायद उनके पालकों को बहुत दिनों तक ये पता नहीं था कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है सिकल सेल एनीमिया। इस विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही जानकारी, उससे बचाव और उसके लक्षणों के प्रति हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है वे हैं अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश जी तायडे। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर नरेश जी का मैं अल्प परिचय दे दूं कि इन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई अमरावती स्थित पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने पुणे के BJ मेडिकल कॉलेज और DNB वहीं पुणे स्थित मेडिकल कॉलेज से की है। इस विषय में इनकी महारत इस बात से सिद्ध होती है कि सिकल सेल सोसाइटी अमरावती के ये अध्यक्ष हैं। सर, विषय की ओर रुख करते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, तो जिस बीमारी सिकल सेल एनीमिया की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है और वाकई में इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा यानी ये इतनी खतरनाक है क्या? सिकल सेल यह एक लाल रक्त पेशी से संबंधित आनुवांशिक बीमारी है। आपको इस चित्र में दिखाई देगा कि नॉर्मल रक्त पेशी जो है वह गोलाकार या दंडाकृति आकार के होते हैं, जिसके कारण वह सभी छोटी मोटी रक्तवाहिनियों से अच्छी तरह इधर उधर जा सकते हैं। सिकल सेल यह बीमारी में उनका आकार बदल के चंद्रकोर या फसिए के आकार के जैसा हो जाता है, जिसके कारण वह रक्त पेशी कभी कभी रक्तवाहिनियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं और जिसके कारण रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होता। उसी प्रकार आकार बदलने के कारण उनका आयुष्य भी कम हो जाता है, जिसके कारण सिकल सेल में विविध लक्षण दिखाई देते हैं। सिकल सेल यह बीमारी केवल भारत में ही नहीं तो जग भर में है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसने अपने पैर पसारे हैं। महाराष्ट्र के 19 जिलों में इसका प्रादुर्भाव है। विदर्भ में इस बीमारी का प्रमाण 15 से 20% इतना ज़्यादा है। तो दर्शकों, एक बहुत ही व्यापक प्रमाण पर यह बीमारी हमारे प्रदेश में और विदर्भ में फैली हुई है और इस बीमारी के मद्देनज़र जब हमारे प्रधानमंत्री जापान दौरे पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने क्योटो स्थित स्टेम सेल लेबोरेटरी का दौरा किया और जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे हॉट मसल सेल दिखाया गया तो उनका अगला प्रश्न था कि सिकल सेल बीमारी के इलाज के लिए हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और उन्हें डॉक्टर शिन्या नागासाकी से मिलवाया गया, जिन्होंने 2012 में स्टेम सेल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और बड़ी खुशी की बात है कि जापान ने इस विषय पर भारत के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है और अगले कुछ वर्षों में इसके ऊपर शायद कोई और कारगर उपाय या दवाई की खोज हो सके। डॉक्टर नरेश जी, सिकल सेल एनीमिया के क्या विविध प्रकार होते हैं या उनके लक्षण क्या होते हैं? सिकल सेल बीमारी में 2 प्रकार के रुग्ण दिखाई देते हैं। एक सिकल सेल वाहक व्यक्ति। इस व्यक्ति को बाह्य रूप से या लक्षणों से बीमारी का पता नहीं चल सकता। वह बाकी आम व्यक्तियों की तरह ही दिखाई देता है। नॉर्मल जांचों में भी इस बीमारी का पता नहीं चल पाता।
लेकिन यह व्यक्ति यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए कारणीभूत रहता है। दूसरा, सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति। इस व्यक्ति को सिकल सेल से संबंधित विविध लक्षण दिखाई देते हैं और उसके कारण उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो इस प्रकार है। सिकल सेल पीड़ित व्यक्तियों में खून की कमी दिखाई देती है या उसे बार बार खून देना पड़ता है। उस व्यक्ति में हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में, छाती में बहुत तीव्र वेदनाएं होती है। उसको बार बार पीलापन होता है। लीवर और पानथड़ी, जिसको स्प्लीन कहते हैं, उस पर कभी कभी सूजन आ जाती है। उस व्यक्ति को सांस की तकलीफ भी अचानक से चालू हो सकती है। कभी कभी एक बाजू पैरालिसिस होती है या आँखों की अचानक रोशनी चली जा सकती है। उसी प्रकार छोटे बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होने के कारण बच्चों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। अगर इस बीमारी का समय पे इलाज नहीं हुआ और उचित निदान नहीं हुआ तो कभी कभी उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर वह तुरंत तज्ञ डॉक्टर से मिलकर इस बीमारी के जांच करवा ले। तो दर्शकों, जैसा डॉक्टर नरेश जी ने कहा है, सिकल सेल में जो लाल रक्त पेशी होती है, आरबीसीज, इनकी आयु सामान्य रक्त पेशी जो लगभग 120 दिन या 3 से 4 महीने होती है, इन सिकल सेल की आयु केवल 10 से 20 दिन होती है। तो इसका मतलब हुआ कि शरीर में जल्दी जल्दी टूट रहे हैं और इसको बनाने के लिए शरीर को काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। जिन लक्षणों की डॉक्टर तायड़े जी चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि सिकल सेल जिस रक्तवाहिनी में अटक जाते हैं तो वहाँ का रक्त प्रवाह रुक जाता है, और जिस तरह ब्लड पूरे शरीर में हो रहा है तो शरीर का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है, और जहाँ जहाँ अटक गया वहाँ उस तरह की वेदना होगी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये बीमारी आनुवांशिक होती है, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में आती है, तो ये कैसे आती है? हमारे दर्शक आपसे आसान भाषा में जानना चाहेंगे। दर्शकों को समझने के लिए मैं यह चित्र का सहारा लेता हूँ। कल्पना कीजिए कि नॉर्मल व्यक्ति में ए हीमोग्लोबिन का प्रकार रहता है। सिकल सेल वाहक व्यक्ति में एएस हीमोग्लोबिन का प्रकार रहता है, जो यहाँ पे आधे लाल कलर में दिखाया गया है, और सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति में एसएस प्रकार का हीमोग्लोबिन रहता है, जो यहाँ पे पूरे लाल कलर में दिखाया गया है। तो जब माता और पिता दोनों भी इस बीमारी के वाहक होते हैं तो उनमें सिकल सेल पीड़ित बच्चा पैदा होने की संभावना 25% इतनी ज़्यादा होती है, जबकि सिकल सेल वाहक होने की संभावना 50% होती है और निरोगी बच्चा होने की संभावना 25% इतनी होती है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि अगर उन्होंने 4 बच्चे होने दिए तो केवल उसमें से एक बच्चे को यह बीमारी होने वाली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर बार जब भी वो पेट से रहेंगे, बच्चा होने का चांस रहेगा, उस वक्त बच्चे को पीड़ित होने की संभावना ये 25% इतनी ज़्यादा है। उसी प्रकार 3, 4 और 5 यह इसमें आपको दिखाई देगा कि माता और पिता जब दोनों में भी बीमारी है तो ही बच्चों में पीड़ित बच्चा पैदा हो चुका है। और 1 और 2 में आपको दिखाई देगा कि माँ और पिताजी इनमें से एक भी अगर निरोगी है तो कोई भी बच्चे में बीमार बच्चा या पीड़ित बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तो मेरी सभी लोगों से यह अनुरोध है कि शादी से पहले यह सुनिश्चित करवा ले कि माँ और पिताजी में से एक व्यक्ति इस बीमारी का वाहक या पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो ही यह बीमारी को हम अपनी अगली पीढ़ी में जाने से रोक पाएंगे और इस बीमारी को जो बड़ी समस्या है उसको कम करने में मदद कर पाएंगे। तो दर्शकों, डॉक्टर तायड़े जी हमें मैसेज दे रहे हैं कि शादी के पहले जिस तरह हम कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, बजाय उसके अगर हम ये ब्लड टेस्ट करवा लें, सुनिश्चित कर लें कि किसी को सिकल सेल, एनीमिया या ट्रेट जिसे वाहक कहते हैं वो नहीं है, तो वो अगली पीढ़ी के लिए शायद ज़्यादा फायदेमंद हो। दर्शकों, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा सिकल सेल एनीमिया पर हो रही है और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद डॉक्टर तायड़े जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।